हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमर्स एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? तो हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने ओपन सिस्टम वर्क एंड क्लोज सिस्टम वर्क पढ़ा था फॉर अ डिफरेंट प्रोसेस एंड उनका एक्सप्रेशंस निकाला था। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाई द वैल्यू ऑफ सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन टू सीवी। तो सीपी की वैल्यू हमेशा सीवी से ज़्यादा क्यों होती है? इसका रीज़न क्या है? जब कोई प्रोसेस होती है, अगर वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई प्रोसेस हो रही है, तो जो हीट इंटरेक्शन हो रहा है उस प्रोसेस में, तो वह सारी की सारी हीट उस प्रोसेस की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में यूटिलाइज हो जाती है। क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो वॉल्यूम तो बढ़ने वाला है नहीं, तो जितनी भी हीट दे रहे हैं वो सारी हीट उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में यूटिलाइज हो जाएगी। बट इन कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस जो हीट इंटरेक्ट हो रही है सिस्टम में, तो वो हीट कांस्टेंट अगर प्रेशर है तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, क्योंकि हमको सिर्फ प्रेशर को कांस्टेंट करना है। तब जो हीट होगी वो वॉल्यूम को भी बढ़ाएगी थोड़ा सा, बट प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, और थोड़ी सी हीट इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में भी यूटिलाइज होगी। तब हीट की ज़्यादा आवश्यकता होगी उस जगह। तो इसी यही कारण है कि सीपी की वैल्यू हमेशा सीवी से ज़्यादा होती है। इसको हम लिख लेते हैं, आंसर में लिखते हैं इसको। आंसर इसका लिखते हैं, इन द केस ऑफ constant volume process, all the heat, a complete heat is utilized to increase या to change the internal energy of gaseous molecules. But in case of constant pressure process, all the heat not some part of the heat is utilized to increase the internal energy, and some part of heat and some remaining part of heat is utilized for doing some external work। ठीक है, अब इसको हम एक फिगर के थ्रू समझेंगे। जैसे हमारे पास कोई पिस्टन सिलेंडर का कोई अरेंजमेंट है, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? पिस्टन हो गया। जैसे जब पिस्टन, इफ इट इज अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, तो इसका वॉल्यूम हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तब जो हमारी इनिशियल स्टेट होगी और फाइनल स्टेट होगी वो सेम होगी। तो दिस इज अवर इनिशियल स्टेट एंड दिस इज अवर फाइनल स्टेट। ठीक है, यहाँ पर हमने कोई हीट का सोर्स लगा दिया, इस तरीके से हीट का सोर्स जा रहा है, यहाँ पर हमारी गैस है। ठीक है, तब हम कुछ ऐसा अरेंजमेंट करेंगे कि हमने कुछ यहाँ पर हमने स्टॉपर लगा दिए, तो ऐसा अरेंजमेंट कर दिया कि इसका वॉल्यूम अब चेंज नहीं होगा, तो वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट। तो जो हीट हम दे रहे हैं वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, इट मीन्स पिस्टन ना तो ऊपर जाएगा और ना ही नीचे जाएगा,
ठीक है। इसका मतलब कोई वर्क तो हो नहीं रहा है क्योंकि वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा है। अगर वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा है, वो क्लोज सिस्टम है हमारा, तो जो हीट है वो कहाँ जाएगी? तो जो हीट है वो हमारी जो गैस है उनके मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में जाएगी। तो ऑल हीट इज कन्वर्टेड टू चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यहाँ पर हो गया हमारा ये सी, यहाँ फिर देखेंगे CP और CV देखेंगे फिर, ठीक है। एंड सेकंड वन जो हमारा फिगर है, फर्स्ट इनिशियल स्टेट में हमारा पिस्टन यहाँ पर था, दिस इज आवर इनिशियल स्टेट। हमने कोई एनर्जी सोर्स लगाया है यहाँ से, ठीक है, यहाँ पर गैस है, तो हमने हीट दी, तब इस गैस का प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ेगा तो कांस्टेंट प्रेशर करने के लिए जो हमारा पिस्टन है वो कुछ ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। दिस इज अवर फाइनल स्टेट ऑफ द पिस्टन, फाइनल स्टेट ऑफ द पिस्टन। बट इन दिस कंडीशन प्रेशर विल बी कांस्टेंट, प्रेशर हमेशा कांस्टेंट रहेगा और यहाँ पर वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट रहेगा। तो जो यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, तो जो पहला हमारा वॉल्यूम था, दिस वन इज अवर फर्स्ट वॉल्यूम एंड दिस वन इज अवर सेकंड वॉल्यूम। तो यहाँ पर वॉल्यूम में चेंज हुआ, वॉल्यूम में चेंज हुआ, इट मीन्स हमें थोड़ा सा वर्क मिला, और जो हमें वर्क मिला और प्लस कुछ हीट इस गैस के मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में भी यूज की गई होगी। दिस इज आवर हीट सोर्स, दिस इज आवर हीट सोर्स। मॉलिक्यूल्स बढ़ाने में भी कुछ हीट को यूज किया गया होगा। तब जो कांस्टेंट प्रेशर है, तो कांस्टेंट प्रेशर है, तो कांस्टेंट प्रेशर पे हमें मोर हीट की आवश्यकता हो रही है फॉर सिंगल टेम्परेचर, यूनिट टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, फॉर अ यूनिट मास बढ़ाने के लिए हमें ज़्यादा मोर हीट required to increase the unit mass of unit temperature, to increase the unit temperature of the unit mass। ठीक है, इसको उल्टा लिख दिया मैंने, unit temperature of unit mass, temperature difference, ठीक है। एंड कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस क्या होगी? एज कंपेयर टू कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, सम हीट इज या लेस हीट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ यूनिट मास। कहने का मतलब यह है कि सीपी के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता है, ज़्यादा हीट की आवश्यकता है, और सीपी के लिए एज कंपेयर टू सीवी के लिए थोड़ी सी कम हीट की आवश्यकता है। इसलिए हमारी जो सीपी है इज ऑलवेज ग्रेटर देन टू सीवी। समझ गए आप लोग? अब देखेंगे हम साइन कन्वेंशन फॉर हीट इंटरेक्शन, ठीक है। साइन कन्वेंशन देखेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, इफ हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम, तो हमारी हीट क्या होगी? तो डेल Q इज पॉजिटिव, एंड इफ हीट इज extracted from the system, then del Q नेगेटिव साइन होगा, ठीक है। दिस इज अवर साइन कन्वेंशन। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ हीट। टाइप ऑफ हीट। अब हीट भी कितने प्रकार की होती है? हम जनरली दो प्रकार की हीट को पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज सेंसिबल हीट एंड सेकंड वन इज लेटेंट हीट। सेंसिबल हीट एंड सेकंड इज लेटेंट हीट। तो सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट क्या होती हैं? तो सेंसिबल हीट वह हीट होती है जो टेम्परेचर
को बढ़ाने में यूज की जाती है। टेम्परेचर डिफरेंस लाने के लिए जिस हीट का उपयोग करते हैं वह हमारी सेंसिबल हीट होती है। और फेज चेंज करने के लिए, किसी भी सिस्टम का फेज चेंज या किसी भी सब्सटेंस का फेज चेंज करने के लिए जो हीट की आवश्यकता होगी वहाँ पर हम लेटेंट हीट पढ़ेंगे, वहाँ पर लेटेंट हीट यूज की जाती है। अब इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज सेंसिबल हीट। फर्स्ट वन इज सेंसिबल हीट। इनकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज द form of energy interaction by the virtue of temperature difference। ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस लाने के लिए जिस फॉर्म ऑफ एनर्जी का यूज किया जाता है वो सेंसिबल हीट होती है। कितनी होती है? डेल क्यू इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी। अब सिर्फ सी है ना, वो कांस्टेंट प्रेशर पे भी ले सकते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो जो हमारी डेल क्यू है वो हमारी सेंसिबल हीट है, सेंसिबल हीट है। सेकंड वन इज लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होगी? इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड to change the phase of the substance। it is the form of energy required to change the phase of the substance, ठीक है। फेज चेंज करने के लिए जिस एनर्जी का यूज करते हैं वो हमारी लेटेंट हीट होती है। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? डेल क्यू लेटेंट हीट m इंटू एल एच। एल एच क्या है हमारा? लेटेंट हीट कोफिशिएंट, अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, इसके बाद हम एक उदाहरण और देखते हैं। जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है हमारा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड लेट अस से आइस है, आइस -5 डिग्री सेंटीग्रेड पे। उसके बाद 0 डिग्री सेंटीग्रेड पाई, उसके बाद 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 150 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है हमारी आइस, दिस इज आल्सो अवर आइस। बट फेज चेंज हुआ जी, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, फेज चेंज हुआ, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा वाटर। ये भी हमारा वाटर है। अब यहाँ पर क्या हुआ? फेज 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर है, बट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारी स्टीम भी होती है। ओनली फेज चेंज स्टीम एंड दिस इज आल्सो स्टीम सुपरहीट। ठीक है, तब -5 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक आने के लिए हमें कौन सी हीट की आवश्यकता होगी? वह होगी हमारी सेंसिबल हीट। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस से 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर को चेंज करने के लिए जिस हीट की आवश्यकता होगी वो होगी हमारी लेटेंट हीट। Similarly, in this sensible heat and in this latent heat and in this sensible heat, क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टीम है, 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर सुपरहीटेड स्टीम है, बट फेज चेंज नहीं हुआ है, ओनली टेम्परेचर चेंज हुआ है। तब हमारा जो हीट होगी वो हमारी सेंसिबल हीट होगी। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग। इसके बाद हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ पढ़ते हैं। अब फर्स्ट लॉ स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट लॉ कुछ नहीं है, एनर्जी बैलेंस है। एनर्जी को हम ना तो बना सकते हैं ना उसको कभी ख़त्म कर सकते हैं, इसको सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ही चेंज कर सकते हैं। दिस इज आवर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कुछ नहीं है इसमें, बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं।
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और इसको हम क्वांटिटेटिव लॉ भी बोलते हैं, क्वांटिटेटिव लॉ ऑफ एनर्जी, क्वांटिटेटिव लॉ ऑफ एनर्जी एंड जूल्स लॉ भी बोलते हैं, जूल्स लॉ। क्या होता है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? Energy can neither be created nor be destroyed, but it can be converted into one form of energy into another form of into another form of energy। ठीक है, इसके लिए एक और डेफिनेशन पढ़ेंगे हम फॉर अ क्लोज सिस्टम। और फॉर अ क्लोज सिस्टम undergoing a cyclic process the net heat interaction is equal to the net work interaction when they are expressed in same units। For a closed system undergoing a cyclic process, the net heat interaction is equal to the net work interaction. The del Q cyclic integral is always equal to cyclic integral of del W. This is also our first law of thermodynamics, and this law follows both the process irrespective रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। दोनों प्रोसेस के लिए इस लॉ को हम फॉलो कर सकते हैं, चाहे वो रिवर्सिबल प्रोसेस हो हमारी, चाहे इरिवर्सिबल प्रोसेस हो। लिख देते हैं एप्लीकेबल फॉर बोथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, इसको एक ग्राफ से और समझते हैं, इसी फॉर्मूले को। लेट अस से दिस इज आवर PV डायग्राम, दिस इज आवर एनी प्रोसेस 1 2 3 and 4 state and clockwise process means work producing device। ठीक है, तो लेट अस से कोई फर्स्ट स्टेट से सेकंड स्टेट में कुछ एनर्जी कंट्रैक्शन हो रहा है। लेट अस से दिस इज Q हीट, Q1 से 2 प्लस सिमिलरली Q2 से 3 भी हो रही है कुछ एनर्जी, कुछ हीट, Q3 से 4, Q4 to 1। वो हमारी क्या होगी इस लॉ के हिसाब से, साइक्लिक इंटीग्रल, पूरा साइक्लिक इंटीग्रल है, इस लॉ के हिसाब से वर्क सेम होगा। तो W1 से 2 प्लस W2 से 3 एंड W3 से 4 और W4 to 1। दिस इज अवर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल Q इक्वल्स टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल W। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया हमारा।